हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो सीएसआर नेट दिसंबर 2026 की जो प्रिपरेशन सीरीज़ है उसमें हम जो है लीनियर अलजेब्रा का ये 9th लेक्चर जो है हम आपके सामने आज लेकर के आ रहे हैं। आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा कुछ जो है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं प्रीवियस में 1 वीक जो है आपको लेक्चर नहीं दे पाया था। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको बता भी था, एक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था, मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी रह रहा था और जिस वजह से मैं कंटिन्यूसली बैठ नहीं पा रहा था। काफ़ी दिक्कतें मेरे को हो रही थी, पीपीटीज़ वगैरह रेडी नहीं थी और अभी भी मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की जो है ज़्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि मेडिसिन ले रहा हूँ तो उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये सिलेबस आप लोग देख सकते हो, इसमें हमने जो है मैट्रिक्स को कर लिया है पूरा कवर। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आज जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिटर्मिनेंट भी हमने किया है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि आप लोगों को पता ही है पहले से भी, कि आ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म। देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a11x1 a12x2 a1nxn इज इक्वल्स टू b1 a21x1। इस प्रकार से जो है हम लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर, देखो हमने जो है ना उसको पहले पढ़ रखा है। पहले क्या पढ़ रखा है? लीनियर इक्वेशंस हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो आपको आई थिंक पता होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। लीनियर नाम हम तभी देते हैं जब हमारा जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये x1 की पावर 1 है, ये सारे के सारे हमारे पास अननोन वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर सबकी जो पावर है 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। अब इस प्रकार से जो है ये बहुत सारे इक्वेशंस है ना। तो जब बहुत सारे इक्वेशंस है तो उस कंडीशन में हम इनको सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। ये एक सिस्टम जनरेट कर रहा है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये m इक्वेशंस हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 1 2 इस m इक्वेशंस है। तो इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस सिस्टम इज रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे? ax इज इक्वल्स टू b ax इज इक्वल्स टू b के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ a हमारे पास क्या होता है? a हमारे पास जो है ये सारे के सारे यही कोफिशिएंट्स है हमारे पास, ठीक है। a11 a12 अप टू सो ऑन a1n, उसके बाद a21 a22 अप टू सो ऑन a2n, है ना। अप टू यहाँ पर इधर आ जाएगा am1, ऐसे ही आ जाएगा am2 अप टू सो ऑन amn। तो ये mn जो है हमारे पास क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है? और थोड़ा जगह नहीं है तो ऐसे लिख दिया मैंने, mn मैट्रिक्स यहाँ पर जो है बन जाएगा। तो उसके बाद जो है x हमारे पास क्या है? जो हमारे पास ये x आप देख रहे हो, x जो मैंने लिखा है, ये x जो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, जैसे कि x1 x2 अप टू सो ऑन xn वाला, ठीक है। ये xn हो गया। और जो ये b मैट्रिक्स बन रहा है, b हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे b1 b2, है ना, अप टू सो ऑन bm। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? b मैट्रिक्स है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई दिया आप लोगों को कि a जो है सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स है उनको लेकर के हम मैट्रिक्स बनाते हैं। x जो है जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है उनको लेकर के हम जो है बनाते हैं मैट्रिक्स। और b जो है जो राइट हैंड साइड में जितने भी कांस्टेंट्स है उनको हम लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो ये a जो है हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और x जो है अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स है। और जो b है, b हमारा जो है एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। अभी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ लिया तो आप ये समझ लो कि आने वाले अभी कई सारे लेक्चर्स होंगे, जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गया। अब आप मान के चलो कि पूरा जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है वो इस पर ही टिकी हुई है ना। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो कंटिन्यूसली बने रहिए। प्रीवियस के लेक्चर अगर नहीं देखा तो भाई उसको भी देखो, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया है। जो है 8 लेक्चर इससे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये 9th लेक्चर है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख सकते हो कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास जो है 2x
2x, थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत कर रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू कितना है 5 एंड 4x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8 है ना। तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 5 ऑफ y प्लस 3 ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर इनके हम मैट्रिक्स बनाएं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखो 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर -1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, y की जगह पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर देखो माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। और x जो मैट्रिक्स बन रहा है, देखो यहाँ पर वेरिएबल्स कितनी है x y z, हर इक्वेशन में x y z है, तो इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। साथ में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में जो है 5 8 0 है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के रूप में हम इसको लिख देंगे, तो देखो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस प्रकार से, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इनमें कई सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है ना। हो सकता है कि आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा है, तो एमएससी में भी कई लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ाया भी जाता है, और नहीं है तो 12th में भी किसी ने जो है अच्छे से अगर पढ़ाई किया है तो उसको काफ़ी चीज़ें जो है इसके बारे में पता है ना। एक आता है क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्रैमर रूल। ये जो रूल है ना, वो पूरा जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की नींव हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जनरली जो है 10th में भी इन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है ना, पढ़ते भी हैं, बच्चों को अभी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग, 3 मेथड था हमारे पास, उन तीनों मेथड से हम जो है सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कोई बता सकता है कमेंट में बताना तीनों मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, है ना, तो इस टाइप से जो है एलिमिनेशन मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, मैंने बता ही दिया। चलो, तो यहाँ पर इस टाइप के 3 मेथड से हम जो है सॉल्व करते थे जब हम क्लास 10th में हुआ करते थे, है ना। तो ये तो मेथड था, लेकिन जब बड़े होते हैं, जब आगे जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या फिर बीएससी करते हैं, तो उस दौरान जो है एक क्रैमर का नियम जो है बड़ा प्रचलित होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमारा 2 कैटेगरी आता है, एक तो होमोजीनियस सिस्टम आता है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम आता है। तो जब भी होमोजीनियस सिस्टम आता है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास जो है कंडीशंस होते हैं, और उन कंडीशन को लगा करके ही हम जो है होमोजीनियस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और होमोजीनियस सिस्टम के लिए क्या है कि जब, जैसे अभी हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है ax इज इक्वल्स टू b था। तो अगर ये b 0 हो जाता है ना, तो जो ये सिस्टम बन जाता है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। समझ में आया? वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बराबर के इस साइड में, अब जैसे इसके प्रीवियस में एक एग्जांपल मैंने लिया था, तो बराबर के जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, 0 नहीं है, है ना। तो जब होमोजीनियस होता है ना, तो बराबर के इस साइड में जो है राइट हैंड साइड में क्या होता है, 0 होता है, तो वो होमोजीनियस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस है। कैसा है, पहचान कैसे है, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस पहचान क्या है कि बराबर के इस साइड में जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया, 0 होना चाहिए, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें कई सारी चीजें और भी निकल के आती है। हियर ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आर 0, सो इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। तो जब भी ये इधर के कांस्टेंट वाले जो टर्म्स है वो हमारे 0 हो जाएंगे, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट आता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो नॉन होमोजीनियस, अ सिस्टम इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस इफ एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो। मतलब जनरल फॉर्म क्या है कि एटलीस्ट एक कांस्टेंट टर्म जो है नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जैसे कि ax बराबर b है ना, तो ये जो b है ना वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो होमोजीनियस हो जाएगा, और अगर नॉन जीरो है तो वो हमारा जो है
नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो ये 0 नहीं है ना। ऐसे ही जो है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3 है, तो ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है द सिस्टम इज होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। कैसा है, नॉन होमोजीनियस। क्लियर, ये नॉन होमोजीनियस है। आपको समझ में आ गया है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस। ठीक है, अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिंस द कांस्टेंट वेक्टर इज एंटायरली जीरो is always a solution, therefore a homogeneous system is always consistent। देखो homogeneous system of equation के लिए बड़ी ही एक प्यारी सी बात आती है कि जब भी homogeneous system होता है तो उस कंडीशन में उसका एक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो दो टाइप की चीजें होती है, जैसे सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन में एक तो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन जो होमोजीनियस का कंडीशन आता है, होमोजीनियस के कंडीशन में कंसिस्टेंसी ही होती है हमेशा के लिए, होमोजीनियस। इनकंसिस्टेंट वाली कोई भी ऐसी चीजें होती ही नहीं है, नहीं होती है। होमोजीनियस में हमेशा के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। क्या होगा, ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, हमेशा के लिए सॉल्यूशन होगा ही होगा होमोजीनियस के केस में। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा इक्वेशन पर गौर करो, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, और फिर मैं अगला लिख रहा हूं x प्लस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख पाओगे कि देखो इधर 0 है, कहने का मतलब 0 जो है, अगर मैं x को 0 रख रहा हूं, y को 0 रख रहा हूं, z को 0 रख रहा हूं, तो अगर मैं यहां रख रहा हूं तो 0 0, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का होना ही होना है ना। अब सोचने की जरूरत कब पड़ती, जब यहाँ पर कांस्टेंट होता, कोई नंबर होता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमें कुछ वैल्यू रख करके देखना पड़ता है कि अगर मान के चलो यहाँ 5 होता तो हमें देखना पड़ता है कि 5 है या नहीं है, 5 आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सोचने वाली बात होती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 नहीं भी नहीं आता है, यहाँ पर मान के चलो 7 होता है अगर नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पर मान के चलो 2 होता, तो भाई कभी कभी इनका जो है सॉल्यूशन एक्स वाई जेड का मान रखने पर जो है 2 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, नॉन होमोजीनियस का केस है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। तो जब नहीं आ रहा है, मान के चलो कि 5 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जब हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो वहां इनकंसिस्टेंसी वाली कोई ऐसी बात होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ना एक सॉल्यूशन तो जो है हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो जब भी हमारा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मान के चलो कि 0 सॉल्यूशन है, तो ये हमारा जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है ना। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स जो है सारा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन इन द सेंस 0 सॉल्यूशन, हम क्या ट्रिवियल को 0 नहीं कह सकते, अगर सिर्फ 0 सॉल्यूशन है तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन में ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा के लिए जो होमोजीनियस है वो हमारा जो है कंसिस्टेंस होता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक लाइन बना करके दिखाऊंगा कि अगर होमोजीनियस है तो 2 केसेस पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, और वो दोनों पॉसिबिलिटी को मैं आपको बता देता हूं। पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है, देखो सॉल्यूशन हमारा ट्रिवियल हो सकता है, नॉन ट्रिवियल हो सकता है। अगर मान के चलो होमोजीनियस है, होमोजीनियस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू 0, है ना। तो ax इज इक्वल टू 0, तो एक तो हमारे पास अगर होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन जो है ट्रिवियल हो सकता है ना। ट्रिवियल का मतलब है 0 सॉल्यूशन हो सकता है, और एक नॉन ट्रिवियल हो सकता है, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, कि 0 के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो नॉन ट्रिवियल होता है। इसका मतलब क्या है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होना है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है। इसका मतलब हमेशा के लिए कंसिस्टेंट होगा, है ना, कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए जो होमोजीनियस सिस्टम होगा उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट जरूर करेगा, चाहे वो ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल हो। ट्रिवियल अगर है तो 0 सॉल्यूशन, और अगर नॉन ट्रिवियल है तो अदर देन 0
तो नॉन ट्रिवियल कहलाता है, मतलब जीरो के अलावा बाकी भी सोल्यूशन हो सकता है, तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल है। दोनों ही केस में कंसिस्टेंट बनता है। तो ये एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया। देखो, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप के होंगे, एक तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए बहुत चीजें आ जाती है, जैसे अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब वो वन सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, जिसको हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है ना। अब वन सॉल्यूशन में हमारा ट्रिवियल आता है, क्लियर, ट्रिवियल आ सकता है। यूनिक सॉल्यूशन ट्रिवियल में हो सकता है, ट्रिवियल में आ सकता है, मतलब जीरो सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। अब वन सॉल्यूशन में नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो है हमेशा यूनिक सॉल्यूशन है तो ट्रिवियल ही होगा। ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, जब x का मान जीरो आ रहा हो, y का मान जीरो आ रहा हो, अगर z है तो z का मान भी जीरो आ रहा हो, तो उस कंडीशन में ट्रिवियल बोलते हैं। लेकिन देखो, अगर मान के चलो कि x का मान 1 आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है, तो ये जो है हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जब जीरो सॉल्यूशन नहीं होता है, अब जीरो सॉल्यूशन होता है तो उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। अब एक आता है हमारा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब जब बात आती है इनकंसिस्टेंट सिस्टम की, अ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ इट इज हैज नो सॉल्यूशन। इफ इट हैज नो सॉल्यूशन मतलब जब कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम है उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो सारा जो हमारा खेल है ना, देखो, इनकंसिस्टेंट पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते, थोड़ा बहुत कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसको हम लगा करके निकाल देते हैं कि हाँ भाई, जो सिस्टम हमारा दिया हुआ है वो इनकंसिस्टेंट है। लाइक वो डिटर्मिनेंट हो सकता है, रैंक मैंने आपको पढ़ा रखा है, रैंक हो सकता है ना, देखो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, रैंक हो सकता है, डिटर्मिनेंट हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं समझने के लिए सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी के केस में यूनिक और इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, और यूनिक में ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल हो सकता है। इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन में जीरो भी आ सकता है। तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल में दोनों ही केस में हमारा जो है पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो एक फ्लो चार्ट था छोटा सा जो कि मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या कहता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन ये कह रहा है अ ट्रिवियल सॉल्यूशन of a homogeneous system of linear equation ax is equal to 0 in the solution in which all the variables are 0। मतलब अभी वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि अगर x है तो वो 0 होगा, अगर y है तो वो 0 होगा, अगर z है तो वो भी हमारा 0 होगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड, द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द जीरो वेक्टर, सेट ऑफ जीरो वेक्टर, मतलब सारे के सारे जो वेक्टर्स है वो हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर एक होमोजीनियस सिस्टम है, 2x, यहां पर बताता हूं, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 0 है, एंड दूसरा जो है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो देखो, अगर 0 0 आप रख रहे हो, x का मान अगर 0 रख रहे हो, y का मान अगर 0 रख रहे हो, z का मान भी अगर 0 रख रहे हो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द ट्रिवियल सोल्यूशन, है ना। अब ट्रिवियल सोल्यूशन देखो, अब देखो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर इसमें रख करके देखोगे तो ये 0 0 जो है सॉल्व कर जाएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब 0 सेटिस्फाई कर जा रहा है और सिर्फ 0 ही इसका सॉल्यूशन है, तो वो उस कंडीशन में ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहता है कि अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax is equals to 0 is a solution in which at least one of the variable is not 0। मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल जो है उसमें से 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज एनी सॉल्यूशन अदर देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, यहां से अगर मैं पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन को ही अगर मैं सॉल्व कर दूं तो x इज इक्वल्स टू 2y आ रहा है। तब जब x इज इक्वल्स टू 2y आ रहा है तो आप एक चीज तो नोटिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे इस चीज को, तो इस इक्वेशन से अगर हम मान निकालते, देखो चलो छोड़ो, यहां से थोड़ा सा देखते पहले वाले इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू हम अगर t मान लेते हैं
तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2t आ जाएगा। तो अब आप अगर देखोगे तो x कॉमा वाई जो एक सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा t कॉमा 2t, है ना, कहाँ चला गया स्लाइड, ये हो गया t कॉमा 2t माइनस का। तो आप अगर t का मान 1 रखोगे, 0 रखोगे तो ये भी 0 0 तक सॉल्यूशन बनना ही बनना है, लेकिन t का मान अगर 1 रखोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 2 रखोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से देखो काफी सारे जो सॉल्यूशन है इनके एग्जिस्ट करेंगे तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। हेयर एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉट जीरो, है ना, एक वेरिएबल कम से कम 0 नहीं है, क्लियर है। तो सो दीज आर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिमिलरली हेयर वी कैन सी दैट एग्जांपल नंबर 2 कि भाई यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि भाई t माइनस टी सोल्यूशन आ रहा है, तो आप देख रहे हो 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 5 माइनस 5। तो ये सारे के सारे जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। आई थिंक ये क्लियर हो गया ना। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो भाई कमेंट में जरूर पूछना इसको। डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये आई थिंक मैंने आपको बता ही दिया है, पहले भी बताया ही है, ये इसको मैंने क्लियर कर ही दिया है। चलो कोई नहीं, इसको आप लोग देख लेना। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ax इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। बार बार इसको बोलने की जरूरत नहीं, स्लाइड देख लेना भाई, नोट बनाने हैं तो ये सब कर लेना। अब होमोजीनियस में एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, जो मैंने आपको बताया है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो होमोजीनियस सिस्टम है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भैया ट्रिवियल एक्स इक्वल 0, नॉन ट्रिवियल अदर देन 0, और हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन हमेशा के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा आप देखो, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर ट्रिवियल है, देखो समझो यहां पर ट्रिवियल है अगर होमोजेनियस में, तो होमोजेनियस में ट्रिवियल का मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो यूनिक हो रहा है। वो सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, यूनिक होगा। और यूनिक अगर है तो ट्रिवियल के केस में वो सिर्फ और सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। और जीरो सॉल्यूशन अगर है तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा के लिए नॉन जीरो होगा। और जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने पर रैंक जो है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, क्लियर। बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, नॉन ट्रिवियल में। नॉन ट्रिवियल में इनफाइनाइट हो सकता है, अब उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए जो है डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, और उस कंडीशन में रैंक जो है n से छोटा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये जो फ्लो चार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक्चुअल में क्लियर हो थोड़ा सा कि जो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब ट्रिवियल में जीरो सोल्यूशन है और जीरो सोल्यूशन ही यूनिक सोल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल में इनफाइनाइट सोल्यूशन है और वो नॉन जीरो सोल्यूशन होता है। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जीरो होना और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने पर हम जो है आई थिंक आप लोग दिक्कत थोड़ा सा फेस करोगे। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का आ जाएगा तो मुझे लगता है कि रैंक का कॉन्सेप्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रैंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो देखो एक एग्जांपल है अब ट्रिवियल सॉल्यूशन का, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, होमोजीनियस सिस्टम में दिख रहा है सबको, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, है ना। दो इक्वेशन हो गए, 1 एंड दिस इज 2। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा वैल्यू निकालो, आप लोगों को पता होगा कि भाई एक क्रैमर नियम होता है, और क्रैमर नियम में आपको पता है, मैं देखो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना है, जरूरत पड़ती है इसीलिए बता रहा हूँ। क्रैमर का नियम का चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्रैमर रूल क्या कहता है। देखो क्रैमर रूल कहता है कि अगर a1x है प्लस b1y है इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर यहाँ पर c1 मान के चलो, चलो 0 0 हटाओ यहाँ से, c1 मान के चलो। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो क्रैमर नियम कह रहा है कि अगर x का मान निकालोगे ना तो dx अपॉन d, और अगर y का मान निकालोगे तो dy अपॉन d निकालना है। और तो यहाँ पर जो d है वो डिटर्मिनेंट है, कैसा वाला डिटर्मिनेंट भाई, कोफिशिएंट। तो a1 b1 a2 b2, ठीक है। और dx अगर निकालने हैं तो देखो भाई पहला कॉलम को रिप्लेस करना है इधर वाले कांस्टेंट वाले टर्म से, समझ में आ रहा है। तो कांस्टेंट वाले टर्म से रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ c1 c2 पहले कॉलम को हमने रिप्लेस कराया तो b1 b2 ही यहाँ पर बचेगा। dy हमारा कैसे निकलता है भाई, अब पहले वाले कॉलम को एज इट इज रखना होता है, दूसरे वाले कॉलम को जो है हमें कांस्टेंट वाले टर्म से रिप्लेस करना होता है, क्लियर।
तो ये इस प्रकार से जो है हमारा क्या बन जाता है, डी निकल जाता है। जब ये डिटर्मिनेंट हमारा निकल जाएगा तो उस कंडीशन में हम जो है बता सकते हैं एक्स और वाई का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। अगर उतारना है थोड़ा समय लेकर के आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, क्योंकि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है क्रैमर का नियम। अब मैं क्रैमर का नियम तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसका सोल्यूशन पर जाऊंगा, जो ये हमारे पास इक्वेशंस है। तो अब देखो क्रैमर नियम से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ एक्स और वाई का मान निकालना चाहूँ, तो अब आप देखोगे सबसे पहले तो मुझे डी निकालने पड़ेंगे। डी हमारे पास क्या है, देखो 2 है, 1 है, 1 है, माइनस का 3 है। तो डी निकालेंगे तो कितना आएगा, -6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू -7। और आपने देखा है कि डी हमारा जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया है। अब अगर मैं डी एक्स निकालता हूँ तो डी एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला जो रो है वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा, 0 0 1 -3। अब आपको पता लग गया होगा कि भैया ये तो नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि भैया दो यहाँ पर जीरो है। कोई भी अगर पर्टिकुलर एक रो है कॉलम जीरो तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, ये चीज पता है ना। उसके बाद जो है मैं अगर डी वाई कैलकुलेट करना चाहूँ तो पहला वाला तो कॉलम एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला जो है कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब 0 0, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे x का मान निकालना है तो dx अपॉन डी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन यहाँ पर माइनस का 7 आया विच इज 0। और अगर मैं y का मान निकालूंगा तो डी वाई अपॉन डी आ जाएगा, तो यहाँ से आप 0 अपॉन -7 यहाँ पर कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो जब भी ट्रिवियल है तो आपने एक चीज देखा है कि भाई डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो होना बड़ा जरूरी है। यही चीज तो मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में बताया कि भाई अगर ट्रिवियल है तो डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर यहाँ पर 0 हो जाता तो क्या होता, 0 हो जाता तो भैया 0 अपॉन 0 क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता, फिर बात नहीं बनती जो हम कहना चाह रहे थे। तो इसीलिए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ट्रिवियल का केस आप देख रहे हो तो एक्स का मान भी 0 आ गया, वाई का मान भी 0 आ गया। अब आप कहोगे सर हमें तो इसकी जरूरत है ही नहीं, हम तो वैसे भी पता लगा सकते हैं कि भाई सिर्फ 0 0 इसका सॉल्यूशन है, दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ तो सॉल्व आप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डिटरमिनेंट कांस्टेंट लगाते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक का हेल्प लेते आप, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो हर चीज जो है क्लास 10th और 12th में ही नहीं टिकना है, उससे बाहर भी आना है और वहां से थोड़ा एडवांस भी हमें सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉन जीरो क्यों आ रहा है। इस एग्जाम्पल को समझाने का मेरा एक ही मोटिव था आप लोगों को, कि आप समझ जाओ कि जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नॉन जीरो क्यों आ रहा है। ठीक है, नॉन जीरो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, देखो एक इक्वेशन और भी है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इसका अगर सॉल्यूशन हम निकालते हैं, सबसे पहले तो इसके डिटर्मिनेंट को देखो। डी अगर हम यहां से निकालते हैं, डी कितना आ रहा है भाई, 2 एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर जो है 4 और यहाँ पर जो है 2 आ रहा है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2 - 4 माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है 4, दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप dx निकालोगे तो यहाँ से dx क्या आएगा, इसको हटाने हैं, है ना, 0 0 से हटा देने, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1, यहाँ से 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 0 आ गया। d अगर y निकालोगे तो यहाँ से जो है 2 4 और ये 0 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो अगर x का मान निकालोगे तो ये 0 अपॉन 0 आ रहा है ना, और y का मान निकालोगे तो 0 अपॉन 0 आ रहा है। तो आपने देखा है कि जब 0 अपॉन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इनफाइनाइट का केस बनता है ना, अनडिफाइंड वाला केस बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें काफ़ी सारा सॉल्यूशन हो सकता है। आप कोई भी एक इक्वेशन आप निकाल करके देख लो, कोई भी इक्वेशन आप निकाल करके देख लो। अब देखो ना, ये डिपेंड कर रहा है, अगर इसको 2 से आप गुणा कर दोगे तो सेम ही इक्वेशन बन जाएगा ना, सेम ही इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो अब आप इसको एक को सॉल्व करोगे तो y बराबर 2x आ गया, x का मान t रखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। t बराबर 0 ना होना है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारा जो है कहलाएगा। तो इसीलिए हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट का 0 होना बड़ा ज़रूरी है जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। डिटर्मिनेंट का 0 होना ज़रूरी है, और जब आपने ये चीज़ समझ लिया कि डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट का 0 होना क्यों ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि आपको रैंक वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा अब तक, क्योंकि रैंक तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नेक्स्ट
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होमोजीनियस समझ रहे हो, नॉन होमोजीनियस नहीं समझ रहे, तो कंफ्यूजन ऐसे ही एज इट इज बना रहेगा, क्लियर कुछ नहीं होने वाला है। तो नॉन होमोजीनियस मैंने आपको बता ही दिया है कि जब ax इज इक्वल्स टू बी हम करते हैं और जो b है वो हमारा नॉन जीरो होता है, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम होता है वो हमारा नॉन होमोजीनियस होता है, जिसके आप एक एग्जांपल छोटा सा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी होता है तो इसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमारे पास एक तो यूनिक आ सकता है। कैसा कैसा होता है सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक हो सकता है। ठीक है, यूनिक के बाद जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तीसरा आता है कोई नहीं सोल्यूशन है, मतलब नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो जब भी नॉन होमोजीनियस आए तो ये चीज पॉसिबल है। तो जब यूनिक सोल्यूशन होता है ना, तो आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस एग्जांपल का अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये देखो डिपेंड कर रहा है ना। उसके बाद नो सोल्यूशन, आप इस इक्वेशन का सॉल्व करोगे तो भैया इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सवाल आता है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। जब जैसे अभी मैंने नॉन होमोजीनियस बताया, तो नॉन होमोजीनियस में मैंने थोड़ा डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट उठाया था। डिटरमिनेंट का क्या कॉन्सेप्ट था कि जीरो हो जाए और या तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए, उठाया था ना। तो क्या नॉन होमोजीनियस में भी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? तो जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या है उसमें देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट। तो अगर केस फर्स्ट है कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो भैया सॉल्यूशन पक्का है कि यूनिक सॉल्यूशन ही होना है ना, यूनिक सॉल्यूशन ही होना है, चाहे वो जो है जीरो सॉल्यूशन ही क्यों ना हो। ठीक है, ट्रिवियल भी हो सकता है, मैं बता देता हूं आपको, ट्रिवियल भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। क्लियर, नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। अब केस सेकंड आता है कि भाई डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो उस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि डिटरमिनेंट जीरो होने पर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है ना। एटलीस्ट वन जो है नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन जो है उसमें नॉन जीरो होना चाहिए। क्या इनमें से dx dy dz है ना, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये जो है हमारा एटलीस्ट एक तो हमारा नॉन जीरो होना ही चाहिए। तो ये कंडीशन है। दूसरा केस 2b कह रहा है कि देखो डिटरमिनेंट जीरो है लेकिन इसमें हर एक को जीरो होना बहुत जरूरी है, चाहे वो dx है dy है dz है, तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन की कैटेगरी में वो चीज आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर केस 2 में जा रहा है, देखो एक तो हमारे पास डायरेक्ट ये है कि अगर नॉन जीरो है तो पक्का ट्रिवियल होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल नहीं बात करेंगे, यहाँ हम सिंपली यूनिक की बात करेंगे, क्योंकि एक ही सोल्यूशन हो, चाहे वो ट्रिवियल हो नॉन ट्रिवियल हो। अब यहाँ पर दो केस बन रहा है, डिटरमिनेंट जब जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो है तो दो केस बन रहा है। एक तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, और दूसरा जो है हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए सारे के सारे जो ये dx dy dz है वो जीरो होना चाहिए, और एटलीस्ट नो सोल्यूशन के लिए एटलीस्ट एक तो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, है ना। देखो यहाँ पर कह रहा है सॉल्व द सिस्टम एंड चेक वेदर इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसकी मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं डी मैट्रिक्स, तो यहां से आप देखो 2 3 1 एंड दिस इज -1, तो यहां से कितना आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -2 माइनस का 3, तो यहां पर आ जाएगा -5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं आया। अब आप यहां से अगर सॉल्व करते हो dx, अब अगर आप निकालते हो तो dx क्या आएगा भाई, 8 1 3 -1 यही तो आएगा, माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का यहाँ पर 11 आ जाएगा। dy अगर हम निकालेंगे क्रैमर नियम से कर दे डायरेक्टली, 2 1 और ये आ जाएगा 8 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस का 8 दैट इज इक्वल्स टू -6। तो अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप देखो इस चीज को, ये यूनिक सोल्यूशन ही मिल रहा है। मतलब अगर x का मान निकालोगे तो dx अपन x आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बट्टे माइनस का 5, मतलब 11/5, सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन पॉसिबल है। y का मान अगर हम निकालेंगे तो dy बट्टा जो है यहाँ पर आ जाएगा d, ये d है, ठीक है d है,
और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 बट्टा माइनस का 5, यहाँ से 6 बट्टा 5 आ जाएगा। मतलब x और y का जो मान है वो हमारा क्या मिल रहा है, पूरा पूरा जो है यूनिक मान हमारा यहाँ पर मिल रहा है। x का जो मान मिल रहा है वो भी यूनिक मिल रहा है, और जो y का मान मिल रहा है वो भी हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये इसका जो सोल्यूशन है वो हमारा कैसा यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन कब मिला, जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है। तो यहाँ से देखा हमने कि ये यूनिक सोल्यूशन है, क्रैमर नियम निकाला है और इससे हमने सॉल्व किया है। तो ये तो सॉल्व करके मैंने वैसे दिखाई दिया है, देख लेना, वैसे नोट्स बनाना है तो बना लेना। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 5 है, और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या है, 12 है। अगर आप दो यहाँ से कॉमन लोगे ना तो ये पहला वाला इक्वेशन ही बन जाएगा, मतलब ये डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट होता है ना तो पक्का डिटर्मिनेंट जीरो ही आता है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हो, देखो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस 12 यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कर लेना है आप लोग। ठीक है, अब अगर आप ax निकालते हो तो ax निकालने के लिए इसको रिप्लेस करेगा ये भाई साहब, तो मतलब 5 12 3 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30, 6 पंजे 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया भाई। ठीक है, और ए वाई अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 तो यहाँ पर आएगा, बाकी ये भाई साहब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेगा, 24 20, तो ये कितना आएगा भाई, 4 आ गया। तो अगर x का मान निकालना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये माइनस का 6 बट्टा 0 आ रहा है, और अगर y का मान निकालोगे तो ये क्या आ रहा है, 4 बट्टा 0। ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो है मैनी सॉल्यूशन का केस यहाँ पर बन रहा है। तो कंडीशन फॉर द नो सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे सॉल्यूशन का यहाँ पर जो है बन रहा है, मैनी सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद जो है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में जो है डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, एंड आइदर ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। तो आप देख सकते हो, चेक द कंडीशन फॉर द गिवन सिस्टम, ये जीरो, ये 6 और ये नॉन जीरो आ रहा है, तो मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन हमारा जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक चीज थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारे पास आया ना, ये हमारा अनडिफाइंड हो गया ना, तो भैया इसका कोई सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करने के सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों जो लाइन है अगर आप देखोगे तो ये पूरा पूरा एक दूसरे के ऊपर से ही चला गया है ना। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना ज्योमेट्रिकली, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हम करेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया कि ये जो दोनों लाइन है वो हमारा जो है डिपेंडेंट लाइन है। तो अगर आप यहाँ पर दोनों लाइन को देखोगे ना, मान के चलो यहीं से जा रहा है, ठीक है, अब देख लेना कहाँ से जा रहा है। तो दूसरा जो लाइन जाएगी ना, वो दूसरे लाइन को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, दूसरा जो लाइन जा रही है ना वो भी जो है इसके ऊपर ऊपर से होते होते जाएगी। तो यार कोई ऐसा पॉइंट है ना मिलने वाला नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेगी, जो इसका सोल्यूशन होगा वो उसका भी सोल्यूशन होगा। तो जो है यहाँ पर जो है कोई ऐसा पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर देख लेना कि भैया कोई सोल्यूशन इसका नहीं मिल रहा है, तो मतलब कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, जो कि ये चीज हमारा होना चाहिए, क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई है ना, चीजें समझ में आई है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पर देख लेना, आप इसको देखो कि 2 3 4x है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये क्रैमर नियम से सबसे पहले तो जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो सब डी भी जीरो हो गया, डी एक्स डी वाई सब जीरो हो गया, तो इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन। तो अगर डी जीरो आ रहा है तो भैया इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन है। अब नो सोल्यूशन कब आता है कि भाई उनमें से कोई एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, है ना। तो जब कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, इधर ए एक्स नॉन जीरो हो, ए वाई नॉन जीरो, तो इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा इस कंडीशन में, इस इक्वेशन की कंडीशन में, क्लियर है। अब ये एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, इसको भी देख लेना। 3/3 के एग्जांपल से हम जो है यहाँ पर सॉल्व करें। देखो ये जो है जीरो हो गया है, dx जीरो हो गया है, dy जीरो है, dz भी जीरो है। तो जब सारे के सारे जीरो हो गया तो वही इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज जो है हम डिस्कस करेंगे। वैसे और भी हमारे पास स्लाइड्स है, तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इतना आप पहले पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो बाद में इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
कैसा लगा लेक्चर आप बताइए कमेंट के माध्यम से। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग उसको जो है पूछिए, और वीडियो सही लगता है तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि इस लेक्चर से रिगार्डिंग आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती है ना। इन्फॉर्मेशंस लाइक कोई भी एग्ज़ाम का, ठीक है, लेक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो स्कैन करके, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और बाकी पीडीएफ नोट्स आपको फॉर फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर स्कैन करके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारा फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करिए। दूसरा चीज़, ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली इसमें से हमसे पूछ सकते हो। चैनल पर नए हैं इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, तो लेक्चर में कुछ ले नहीं पाया हूँ। अभी भी मेरी जो गाल वगैरह है मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट है उससे फूल गया, सूज गया है, तो मैं बिल्कुल भी मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही है, गले में थोड़ा सा छाले टाइप के पड़ गए तो भी दिक्कतें हो रही है, लेकिन कोशिश पूरी है कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ और आप लोग जो है रियल और लीनियर अलजेब्रा में एटलीस्ट अच्छा जो है परफॉर्मेंस करके आ पाओ। तो मेरी पूरी कोशिश है। कभी कभी कुछ बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं, तो भाई देखो ऐसा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो सबके लाइफ में आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना चाहिए, आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे कभी कभी गलत भी बोल देते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछते भी हैं, अच्छा लगता है,